मेरा कभी भी इरादा मेयर लड़ने का रहा नहीं। विपक्षी कहता है कि चुनाव में उनके वोटर्स को जो है, उनके मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया। वो सही कहता है। मानेगा तो चुनाव क्यों हारा, जीतना चाहिए, तो आज मैं मेयर बन गया। विकसित हल्द्वानी बने, सुंदर हल्द्वानी बने और सुरक्षित हल्द्वानी। तो एक बयान आपका ये भी था कि आपको वनगुलपुरा का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने भी मुझे समर्थन किया, बोले नहीं नवराज सिंह ठीक है। मोदी जी का असर दिख तो रहा है। बीजेपी पार्टी जितना काम नहीं करती है, उससे ज्यादा उसका प्रचार करती है। वो आपका चैनल चलता है, मैंने कितना आपको चुनाव में दिया आप भी जानते होंगे। तो सर क्या मुश्किलें आ रही है गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने में? जिस दिन मैं राजधानी बनाने लायक बन जाऊंगा। पॉलिटिक्स के अलावा आपको क्या क्या पसंद है? मुझे यही पसंद है, वो पॉलिटिक्स ही पसंद है। मेरे को आज 36 साल हो गए घूमते हुए। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? गुस्सा आता ही नहीं। क्या नगर निगम पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है? मुझे तो ऐसे लगता है। बोले गज्जू बात सुन, उनका बताओ, ये हवाई चप्पल पहन के आए और कह तू सेक्रेटरी कैसे बनेगा? बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे, ये सरकार फिर प्रयास करेगी। मैंने कहा अगर नक्शा पास था तो आपने तोड़ा क्यों? बिल्कुल। अगर आपने तोड़ा तो फिर नक्शा पास क्यों हुआ? जिन विषयों पर बयान नहीं दिए, आप ये समझ लो कि मैं उसमें ठीक के साथ था, गलत के साथ नहीं था। कि साहब सड़क खुद गई, हम गिर गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया ना। एक साल पहले बहुत सारे धरने प्रदर्शन शुरू हो जाता है और ठीक भी है, विपक्ष का काम भी रहता है, उसको भी चुनाव में जाना है। फिर 2012 में हमने कालाडूंगी टिकट मांगा, 2017 में कालाडूंगी टिकट मांगा, 2022 में टिकट मांगा, तब भी हमको नहीं मिला। तो क्या लगता है सर, आपको इस बार टिकट मिलेगा? मिलना तो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो है हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी, जिन्हें 1 साल हो चुका है पूरा अपने कार्यकाल को संभाले हुए। 1 साल पूरा हो गया है, तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल के कार्यकाल में हल्द्वानी को क्या क्या मिला है और बाकी के 4 साल के कार्यकाल में हल्द्वानी के विकास के लिए क्या क्या होने वाला है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। नमस्कार सबको। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं। सर 1 साल पूरे हो गए हैं, सर हल्द्वानी को विकास के लिए क्या क्या योजनाएं मिली? शहर की जो मुख्य समस्या, किसी भी शहर, केवल हल्द्वानी की नहीं, एक तो जल भराव की रहती है और दूसरा स्वच्छता की रहती है, तीसरा शहर सुरक्षित रहे, उसकी भी चिंता निगम को हमेशा रहती है। और मैं जब अखबारों को पहले पढ़ता था मेयर बनने से पहले, उसमें आता ही था कि भाई आज बरसात के महीने में बरसात में ये नुकसान हो गया, ये हो गया। तो 7 फरवरी के बाद मुझे पता था कि जून में मानसून आने वाला है, तो तुरंत ही मार्च से हमने 7 फरवरी के बाद बैठक करके मार्च से अपना काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो हल्द्वानी शहर की लगभग मैं समझता हूँ 60 से 70% नालियों को खुलवाने का काम किया। जो बड़े नाले थे उनको सफाई का काम किया, उनके थोड़ा उनको 2-3 फीट और गहरा करने का काम किया, और जिसका परिणाम भी आपने भी देखा होगा और हल्द्वानी की जनता ने भी देखा। तो हमेशा अखबारों में एक हेडलाइन बनती थी, इस बार ये नुकसान हो गया, इस बार मोटरसाइकिल बह गई, कार बह गई या किसी की डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष ये सुनने को नहीं मिला। तो इससे मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लगभग 60-70% तक उसको कम करने में सफल हुए। वो सबसे बड़ी बात यही थी। दूसरा, सुंदर हल्द्वानी हमने जब चुनाव लड़ा था तब हमने कहा था कि हम 3 शब्द हमने बोले थे उस वक्त चुनाव में, विकसित हल्द्वानी बने, सुंदर हल्द्वानी बने और सुरक्षित हल्द्वानी। तो सुंदर हल्द्वानी बनाने के लिए ये जो जल भराव था, ये जो कम हुआ, इसका भी एक फायदा हमें मिला। तो दूसरा, जो शहर के 3-4 ऐसे स्थान थे जहाँ लोग कूड़ा डालते थे, जैसे हम कह सकते हैं अंधेरा कोना कार के कोने थे, उनको हमने सफाई करके वहाँ वृक्षारोपण करके उनको बैठने लायक, चलने लायक बनाया। उससे 2 फायदे हुए, एक तो वृक्षारोपण हुआ, दूसरा कूड़ा लोग डालते थे तो उनको भी शर्म आने लगी, क्योंकि जब हम साफ सुथरा बैठने का बना दिया तो वो भी, तो उन स्थानों को भी साफ करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम है छोटे छोटे जो हमने किए हैं। और 1 वर्ष के कार्यकाल में मुझे लगता है कि जितना हमको समय मिला, जितना हम
कर पाए उससे मैं 100% तो संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसके प्रति हम जागरूक हैं और काम कर। ये अभी 4 साल तो बाकी है, अभी 1 साल ही पूरा हुआ है। नहीं, साल भर में ही ये है कि जितनी योजनाएं बनती हैं और लगता है कि भाई इन 5 सालों में ये होना चाहिए, उस दिशा की ओर हम आगे बढ़े। सरकार के पास गए हैं कि जैसे यहाँ एक बड़ी समस्या बेसहारा पशुओं की थी, गौवंश की थी, आज भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको भी कम करने में हमने गौशाला के लिए पैसा मांगा तो कुछ पैसा भी मिला और टीन शेड बने, तो लगभग 3 से 3,500 आज जो बेसहारा पशु थे उनको हम पालने का काम भी कर रहे हैं, गौशाला में हमारे वो हैं। इसी प्रकार जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या पालतू जो वो थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन करने का हमने काम किया। सुरक्षित हल्द्वानी बनाने के लिए भी हमने जो लोग बाहर से यहाँ काम करने आते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई हल्द्वानी में आप काम करने आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, आपका हिस्ट्री क्या है, वो सब निगम को भी पता होना चाहिए। उसके भी हमने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 1826 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन भी किया, जिसमें हमने ये भी कहा था कि यदि आप बाहर के लोग हैं तो जो आपका स्थानीय थाना है उससे भी आप वेरीफाई करा के लाएं, वो भी कुछ लोगों ने किया है, उसको भी हमने किया। उसी प्रकार रोजगार की दिशा में भी हमने जो हमारी महिलाएं थी भैणी सेना और दगड़ू सेना में, उसमें और काम सौंपा, कभी काम ठीक से हुआ। इस प्रकार जो SHG हमारी स्वयं सहायता समूह है, उनको भी बहुत सारे काम देने का काम किया। बैंकों से बातचीत करके जो ठेले वाले लोग हैं, ठेला फड़ व्यवसायी हैं, उनको लोन दिलाने का भी काम किया। अभी लगभग 10-12 दिन पहले ही लगभग 20-25 लोगों को उनको काम करने का। इसी प्रकार एक समस्या वेंडिंग जोन की भी बनी हुई थी हल्द्वानी से। हमने कुछ चिन्हित किए थे स्थान और गवर्नमेंट में हमने पैसा मांगा था, लेकिन वो पैसा भी हमको मिल नहीं पाया है। लेकिन हमने उसके साथ साथ फिर हमने कहा कि जो जिनके शहर में अपनी लैंड है, जमीनें हैं, प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट हैं, 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 1 बीघा, उनको भी हमने कहा कि निगम आपको परिसीमन वो देगा, आपको इजाजत देगा और आप प्राइवेट वेंडिंग जोन भी उसमें खोल सकते। तो लगभग 7-8 जगह पे प्राइवेट वेंडिंग जोन भी अभी 1 महीना पहले हमने इसको लॉन्च किया था, खुले हैं। मैं समझता हूँ कि लगभग 300-400 लोग जो नए लोग हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय भी उन वेंडिंग जोनों में प्रारंभ किया। तो उससे 2-3 लाभ हो रहे हैं। एक तो जो 500-700 नए लोग काम कर रहे हैं, दूसरा वो जो खाली प्लॉट थे उस पर कूड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा, तीसरा जिसकी लैंड है उसको भी इनकम हो रही है, और चौथा हमको ये लगता है कि थोड़ा सा जो रोड में जो ठेले वगैरह थे उनको भी हम धीरे धीरे उसमें डालने का प्रयास करें। सर जैसे अतिक्रमण भी थोड़ा थोड़ा हटेगा। चौपाटीज वगैरह खुल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में पहले ये ट्रेंड देखा जाता था, लेकिन अब हल्द्वानी में भी चौपाटीज खुल रहे हैं। वही तो वेंडिंग जोन, अब आप उसे चौपाटी कहती हैं, मैं उन्हें प्राइवेट वेंडिंग जोन, तो हमने अभी 1-1.5 महीने पहले ही उसे प्रारंभ किया है। तो 7-8 जगह भी खुले, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन पता नहीं, लेकिन 7-8 जगह पे खुले, कई और खुलने की रास्ते पर है। तो उनसे वही मैं फायदे बता रहा था कि इन सब चीजों से ये लाभ शहर को भी होगा, हम निगम को भी होगा, जो व्यक्तिगत जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी। तो फायदा तो हो ही रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो छोटे सेलर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको इससे कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है? कारण क्योंकि अब लोग ज्यादातर चौपाटीज में जाना पसंद कर रहे हैं और सब लोग को चौपाटीज में जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, हमने कहा है कि 25% तो हम जो निगम के है स्थान रहेगा, उसमें जो छोटे वेंडर्स हैं उनको उसमें काम करना देंगे। भी जैसे नैनीताल रोड है, कालाडूंगी रोड है, पहले आपने देखा होगा, ये सारे लोग रोड पर काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे जब से चौपाटी खुलनी प्रारंभ हुई है, या आप चौपाटी कह रहे हैं, मैं उसे प्राइवेट वेंडिंग जोन कहता हूँ, उनमें लोग जाने लगे हैं, तो अतिक्रमण भी उससे हट रहा है। अतिक्रमण की जैसे आपने बात की, लगातार अतिक्रमण पे एक्शन लिया जा रहा है, रोड चौड़ीकरण का भी काम किया गया, लेकिन जितना फायदा उससे दिखना चाहिए था, क्योंकि जाम की स्थिति काफी ज्यादा, जो हल्द्वानी में सबसे बड़ी समस्या है, काफी हद तक उसमें सुधार हुआ, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को आ रही है। अगर हम बात करें मुखानी चौराहे की, तो काफी ज्यादा यहाँ जाम लगता है, ट्रैफिक सिग्नल अभी तक सुचारू नहीं हुए हैं, तो सर क्या कारण है? अभी
ये दोनों सड़कें जो हैं, राजेश अधिकारी चौक से लेकर कटघरिया चौक तक और तीन पानी से लेकर जो हमारा काडोदाम है वहां तक, ये दोनों सड़कों की चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो रहा है। हम दोनों सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम भी बना रहे हैं, सड़क के साथ दोनों तरफ नालियां बना रहे हैं, उनका जितना भी पानी है गोला में डालने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों सड़कों का चौड़ीकरण भी हो जाएगा। अब ये ठीक है कि साल भर के अंदर नहीं हुआ है, लेकिन साल भर में वो योजना बन गई है और वो काम उसमें निश्चित रूप से होगा। तो डम्मा-डुंगा की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी उपलब्धि है जो डम्मा-डुंगा में नजुल भूमि की जो दिक्कत थी, कहीं ना कहीं अब रजिस्ट्री की बात हुई है। तो सर प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है और कब तक इसका पर्याप्त स्वरूप देखने को मिलेगा? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं चुनावी दौर में दमुआ ढूंगा गया था, जब मैं बोलने लगा तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई कुछ नहीं बोलना। तो मैंने फिर मैं आया क्यों, बोला केवल एक बात बोलनी है, इसको राजस्व घोषित। मैंने उनसे वादा करके आया था कि मैं 1 वर्ष के अंदर इसको करके आपको दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 1 वर्ष तो कहा, 6-7 महीने में उसे कर दिया। वो प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस है, अधिकारी जाते हैं, पूरी उनकी लगभग 10-12 लोगों की टीम बन चुकी है, उसमें कानून को है, उसमें पटवारीज हैं, उसमें एसडीएम साहब हैं, नोडल अधिकारी, सारी टीम बन चुकी है और उसमें थोड़ा समय तो लगेगा जी लेकिन जो प्रमुख बात थी कि वो होना चाहिए, बिल्कुल। तो वो हमने उनको करके दिया है। और दमुआ ढुआ के क्षेत्र में लगभग अगर आप जाएंगे आजकल, वहां सारी सड़कें लगभग लगभग आपको खुद ही भी दिखी। उसमें लोग नाराज भी हैं, लेकिन मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था ये सड़कें खुदी नहीं है, हमने खोदी है। तो दमुआ ढुंगा में भी हमने ही सड़क खोदी है और लगभग 100 करोड़ से ऊपर का काम दमुआ ढुंगा क्षेत्र में चल रहा है। जबकि दमुआ ढुंगा एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे नहीं कहना चाहिए राजनीति वाली बात, लेकिन फिर भी दमुआ ढुंगा ऐसा क्षेत्र था जो एक विशेष दल को हमेशा अपना वोट देता है और बरसों से देता रहा, लेकिन उन लोगों ने उस क्षेत्र की कभी भी खुद नहीं ली और काम नहीं हुआ। और मैं जो उनसे वादा करके आया था, तो उस वादे पे हम खरे भी उतरे और उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। आज की डेट में भी अगर आप वहां जाएंगे तो लगभग लगभग 100 करोड़ से ऊपर का काम, पाइपलाइन, ट्यूबल लाइन, सड़कें सारी बनने को तैयार है और बन रही। ये मैं समझता हूँ कि वहां के लोगों को समझना भी चाहिए और मैं आपके माध्यम से उनसे कह भी रहा हूँ। जी, राजस्व की लड़ाई जो डम्मा-डुंगा में लड़ी जा रही है वो तो काफी लंबे समय से लड़ी जा रही है। नहीं, ऐसा ना देखिए, लड़ाई लड़ना अलग विषय है और उसके प्रति गंभीर होना अलग विषय। अब लड़ाई मैं समझता हूं कि पिछले कई वर्षों से लड़ी जा रही थी और वो लड़ाई इस रूप में थी कि एक ज्ञापन लिखना, खाली धरने होते थे, उसका स्वरूप नहीं दिखता था। मुख्यमंत्री को देना, कभी विधायक को देना। कई तो ऐसे विधायक भी थे जो ज्ञापन खुद लिखते थे, वहां के लोगों से कहते थे आओ मेरे घर आओ, मुझे ज्ञापन दे दो। तो इसमें आपने देखा होगा, मैं जब से मेयर बना, आपने इस बात को नोटिस किया नहीं किया, लेकिन जनता ने किया होगा, हमने एक भी ज्ञापन नहीं ली और ना हमने किसी को एक ज्ञापन दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य था उसको राजस्व घोषित कराना। हम उस प्रोसेस में लगे रहे। मैं फिर मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बात को गंभीरता से लिया और उस काम को किया। मैं फिर कहता हूं कि काम केवल ज्ञापन लेने और ज्ञापन देने से नहीं होता। यदि आपकी मनसा साफ है, आपकी नीयत साफ है, तो आप उस काम को करने में सफल होते। कई लोग, किसी ने कहा हम यहाँ गए, किसी ने कहा कोर्ट गए, किसी ने कहा हम ज्ञापन दे रहे हैं, किसी ने कहा मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। हमने केवल कागजी काम किया और मैं समझता हूं कि अगर लोग पहले से भी इतनी गंभीरता से उसको लेते, ये 10-15 साल पहले ही ये काम हो गया, जितना मुझे लगा। डम्मा-डुंगा की बात हो ही रही है तो एक सबसे बड़ा काम जो वहां पे हुआ है अंबेडकर पार्क का बनना, जो वो भी काफी समय से लंबित था, लेकिन उसको जो एक स्वरूप दिया गया, साथ ही उसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया जिसमें अगर हम कहें तो गरीब वर्ग के तबके या जो भी बैंकेट हॉल का खर्च नहीं उठा पाते हैं, उस हॉल में वो लोग शादी वगैरह बुकिंग होती है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बुकिंग होती है उसमें, और मैंने मेयर बनने के बाद जो 50,000 रुपये वहां लिए जाते थे, मेयर बनने के बाद मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको भी हमने 3 हिस्सों में बांटा। मैं जो बीपीएल और सफेद लाल जो भी कार्ड होते हैं, हमने कहा जो सामान्य हैं, जो ठीक लोग हैं, वो 21,000 रुपये दें,
50,000 से सीधे 21,000 जो सामान्य वर्ग के, और जो बीपीएल से नीचे हैं उनको हमने 11,000 रुपये किया। यानी हमने कहा भाई जिन लोगों के लिए बना है उनके लिए उपयोग नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है अगर उपयोग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि दमुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे ही जीवन यापन करते। और मैं आपके माध्यम से एक फिर बताना चाहता हूँ, दमुआ में हम वहाँ के लोगों के लिए अभी शीघ्र ही एक छोटा सा क्लिनिक भी खोलने जा रहे हैं, जहाँ एक डॉक्टर बैठेगा, MBBS डॉक्टर होगा पूरा, और जो छोटी बीमारियां होती है, बुखार है, खांसी है, इस प्रकार के जो चीजें होती हैं वो फ्री में उनका पर्चा बनेगा, फ्री में उनको दवाई मिलेगी, फ्री में उनका चेकअप हो। ये काम भी मैं अभी शीघ्र ही वहाँ करने जा रहा हूँ। सर, जैसे स्वास्थ्य की आपने बात की, हल्द्वानी के या मैं कहूँ पूरे कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी 2 अस्पताल हैं, एक बेस अस्पताल, एक सुशीला तिवारी अस्पताल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे सफाई की बात करें तो आज भी स्थिति थोड़ी खराब है। या मैं यूँ बात करूँ कि वहाँ के वर्कर्स के जो वेतन के हैं, अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि कितने 1-2 महीने तक का धरना देना पड़ा था उनको अपने वेतन के लिए। तो उन लोगों को इतनी दिक्कतें क्यों फेस करनी पड़ी? नहीं, वो वेतन के लिए धरना देना पड़ा उनको, मेरे पास भी आए थे और मैं स्वयं जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं धन सिंह राव जी, उनसे मिला था, उनकी समस्या का भी समाधान किया था। और ये वैसे तो स्वास्थ्य विभाग का काम है, तो सफाई भी उनकी अपनी व्यवस्था रहती है हॉस्पिटल में, वो निगम के पास वहाँ की सफाई नहीं। तो अब वो किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने मुझे ध्यान दिलाया तो फिर मैं बातचीत करूंगा वहाँ के प्रिंसिपल और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं। सर, हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है और सारी चीजें यहीं से, अगर मैं बात करूं, पहाड़ के लोगों को भी यहाँ से जोड़ती है। तो हल्द्वानी में फिलहाल अभी क्या उद्देश्य है, किन चीजों पे काम हो रहा है? कि हम 3 शब्दों को लेकर चुनाव में चले थे, हम अभी भी 5 साल तक हम उसी पर अड़े हैं जी। सुंदर हल्द्वानी, विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित, ये तीनों पे ही हम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है कि हम करते भी हैं तो हमें याद नहीं रहती हम क्या कर रहे हैं। अभी ये समझ लीजिए कि जैसे स्वच्छता में ही अभी हमको 25 गाड़ियां मिली हैं, सरकार ने हमें 25 गाड़ियां दी, ये भी हम 4-5 दिन में उनको दे देंगे क्षेत्र को। तो जो जहाँ दूसरे तीसरे दिन गाड़ी आती थी कूड़े उठाने वाली, वहां भी मुझे लगता कि डेली हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता। इसी प्रकार हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं जो स्वच्छता का काम करते हैं, तो मैं स्वयं, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा भी होगा, मैं सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक लगभग कभी किसी वार्ड में कभी किसी वार्ड में स्वयं ही खुद जाता हूँ और देखता हूँ कि काम हो रहा है या नहीं। फिर भी ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि कुछ हम उसको सुधारने में कामयाब। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले की स्थिति के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी की स्वच्छता की हालत काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर सर, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अभी भी नगर निगम की गाड़ी घर घर तक पहुंच रही है, कूड़ा लेके जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर कूड़ा डाल देते हैं। अगर मैं बात करूं इधर सुशीला तिवारी रोड के पीछे की, अगर रोड से आप अवगत होंगे, वहां पे काफी ज्यादा कूड़ा दिखाई देता है, या कहीं कहीं चौराहों पे जैसे पेट्रोल पंप के पास कूड़ा देखने को मिलता है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन 10-12 वर्षों में, 13-14 वर्षों में लोग अब थोड़ा सा जागरूक हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग मुझसे बराबर है मेरे, वो तो नहीं हो पाए, लेकिन मैं उदाहरण सहित बता सकता हूं कि मैं जब मेरी बेटी मेरी गाड़ी में बैठती है, वो केले का छिलका मुझे बाहर नहीं फेंकने देती। ए पापा क्या कर रहे हो, कहती है। यानी मोदी जी का असर दिख तो रहा है, लेकिन अभी उतना भी नहीं दिखाया लोगों ने। और हमने जब CCTV कैमरे लगाए हल्द्वानी शहर में, तो बड़ा आपको भी आश्चर्य होगा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जो लोग कूड़ा फेंकने आ रहे थे वो सारे लोग बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहे थे। बहुत बड़ी गाड़ी में इसलिए कह रहा हूं कि वो या तो बिजनेस कर रहे थे, या नौकरी पे थे, या बड़े घर के लोग थे। बड़ी गाड़ी में आ रहे तो बड़े घर के लोग, और जब ऐसे लोग होंगे तो पढ़ने लिखने वाले भी होंगे। अब उनको ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूँ। आपके माध्यम से मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इस प्रकार का काम ना करें। मैं तो निवेदन ही कर सकता, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। हमने दंड तो भुगतान नहीं रखा टीवी में, लेकिन हम जैसे किसी
कहीं पर हमको सीसीटीवी में कोई गाड़ी दिखी, उसका नंबर निकाल कर उसको फोन करना कि सर आप ऐसा मत करिए, आपका शहर है। और जैसे कई लोग दंड की वो रखते हैं प्रावधान, हमने रखा नहीं, हमने लेकिन जी, बातचीत की उनसे। बिल्कुल। मैंने स्वयं उनसे नंबर लेकर बातचीत की। हमने कहा भाई ये ठीक आदत नहीं है, थोड़ा इसको संभालेंगे तो हल्द्वानी आपका भी शहर है, हमारा भी है, तो स्वच्छ रहेगा तो आपको भी प्रसन्नता होगी, हमको भी होगी। ऐसे बातचीत करके कुछ लोगों को हमने कहा भी है, टोका भी है, ऐसा नहीं कि, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कह सकते हैं कि भाई ये बात काम ना करें। अभी कब तक ये हैबिट में आएगा, आदत में आएगा, देखते हैं। कुछ तो आया है, और मैं समझता हूँ कि जो नई जनरेशन है, छोटी वाली, जो आज 15, 16, 17 साल के हो, उनको ये चीजें समझ में आ रही। मैं अभी बेटी का जैसे उदाहरण दिया, तो कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो मुझे टोक देती है, मेरी बेटी लगा लो, क्या पापा ये क्यों फेंक दिया, क्यों फेंक दिया। तो ये चीजें हैं, तो अब वो हो रहा है, धीरे धीरे आदत में आ रहा है। जैसे कुछ चीजें होती हैं वो दंड देने के बजाय समझाने से ज्यादा जल्दी समझ में आती है, वो ज्यादा ठीक रहता है जी। अब मैंने इसीलिए फोन किया, हमने कहा मैं मेयर बोल रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति तो खुद ही शर्मा गया होगा। है, ये चीजें हैं, बात करते हैं लोगों से, कई लोगों का पता चला, कई लोगों का नहीं चला, कई लोगों से दूसरों से नंबर लिए, बातचीत ये किया। ये प्रयास मतलब मैंने व्यक्तिगत रूप से किए, हमारे अधिकारियों ने हमसे काम प्रयास हमने किए। थोड़ा पीछे चलते हैं, पॉलिटिक्स में शुरुआत कब से हुई है? पॉलिटिक्स से तो मैं स्वयंसेवक हूँ RSS का, संघ का, और 88 में हमारे आज बहुत राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी हैं आलोक जी, वो यहाँ प्रचारक बन के आए थे हल्द्वानी। एक गणेश जी हैं, एक विपिन पांडे जी हैं, 2 लोग हैं जो संघ में उस वक्त थे, आज भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा भाई शाखा में चलना, शाखा में चले गए। शाखा में जाने के बाद हमको लगा ये ठीक है व्यवस्था शाखा की, RSS की, तो हम संघ में जाने लगे। फिर 89 में हल्द्वानी में 88-89 की बात रहेगी, अब एग्जैक्ट मुझे समय याद नहीं है, हमारे एक राज्यसभा सांसद हुआ करते थे लाखन सिंह जी, उनके घर पर पहली बार उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चे का गठन हुआ। तो उस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र था हमारा, तो ब्लॉक का उपाध्यक्ष मुझे बनाया युवा मोर्चे हल्द्वानी का। फिर तब से धीरे धीरे फिर हमारी थोड़ा उल्टी गंगा भी बही। पहले हम युवा मोर्चे में गए, फिर कॉलेज में मैं 16 साल में बन गया था युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष। छोटा ही था मैं, लेकिन मुझे शौक था। फिर मैं वापस जब डिग्री कॉलेज पहुंचे तो विद्यार्थी परिषद में आया। 93 में हम डिग्री कॉलेज में पहुंचे, विद्यार्थी परिषद में आए। फिर उस वक्त विद्यार्थी परिषद का बहुत ज्यादा ऑरा नहीं था कॉलेज में, और लगभग 80% छात्र छात्राएं यूथ कांग्रेस, NUCI या कांग्रेस की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते थे। तो फिर ये हुआ कि भाई आपको चुनाव लड़ना है मुझे, मतलब एक प्रकार से आदित्यराम कोठारी जी हमारे संगठन मंत्री थे, उन्होंने जबरदस्ती ही आप कह सकते हैं मुझे चुनाव लड़ा दिया। चुनाव हार भी गए, और चुनाव हार गए तो घर गए तो माता जी ने पूछ लिया क्या हुआ चुनाव का, तू चुनाव लड़ रहा था। पहाड़ी में कहा कि होते यार चुनाव, तू चुनाव लड़ने से। मैंने कहा मैं चुनाव हार गया। तो उन्होंने कहा कि भाई तू चुनाव हारने के लिए क्यों लड़ा, फिर जब चुनाव लड़ना तो जीतने के लड़ना है। तो वो फिर लगा मन में कि नहीं भाई जब माँ ने कहा है तो फिर लड़ना चाहिए। तो फिर लड़े, फिर मेहनत करी, बातचीत करी, फिर चुनाव भी जीत गए। फिर बजरंग दल में चले गए। फिर उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, तब किसान मोर्चे में जनरल सेक्रेटरी था मैं उत्तर प्रदेश का। फिर लगभग मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। लगभग युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे, और सामाजिक क्षेत्रों में भी GGIC के अभाव संघ के अध्यक्ष भी रहे, रामला कमेटी में सचिव भी रहे। बहुत है, मतलब सामाजिक जीवन में जितने। कितने साल हो गए होंगे फिर राजनीति में आपको? अब लगा लो आप 89 से हम पहली बार बने थे। लगा दो तो काफी सालों का 36 साल हो गए। बिल्कुल सर। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका? फैमिली बैकग्राउंड हमारा कुछ नहीं था। हमारे फादर
किसान थे और मदर हमारी हाउसवाइफ थी और मेरी जिसमें हम पूरे परिवार में हमारे कोई राजनीति में नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था ना। फिर मैं भी वैसे भी मैं परिवार में 4 बहनों का छोटा लाडला भाई रहा हूँ, मैं सबसे छोटा। तो बड़े भाई भी नहीं थे हमारे जो हमें रास्ता दिखाते, लेकिन जुनून था कि भाई राजनीति में आना है, करते थे और आ गए धीरे सर धीरे। बचपन से शौक था या किसी को देख के प्रेरणा नहीं, मिली मैं आपको? पहली बार मुझे 94 में लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में, वैसे बंद में 89 में गया था, लेकिन मुझे 94 में जब मैं चुनाव लड़ने आया 95 में, तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। और बड़ी विषम परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा छात्र संघ का। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी हमारी, हमें मकान भी नहीं था हमारे पास, झोपड़ी होती थी हमारी, पैसा नहीं था और यहाँ तक कि सूझ भी नहीं थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब मैं पहली बार, मुझे जब कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना, मैं चुनाव कॉलेज गया तो वो हवाई चप्पल थी, उसमें गया तो एमएससी की 5-7 लड़कियों ने मुझे घेर लिया। बोले, गज्जू बात सुन, उनका बताओ, ये हवाई चप्पल पहन के आया और कह तू सेक्रेटरी कैसे बनेगा। अब वो जो क्षण था वो ये था कि भाई मैं डिप्रेशन में भी जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने चप्पल को वोट नहीं देनी है, गजराज सिंह को वोट देनी है तुमने। ये जवाब मेरा था उनको। और मेरा सौभाग्य रहा कि वो एमएससी की करीब 11 या 11-12 लड़कियां थी, वो सारी की सारी मेरी उसी दिन ओपन सपोर्टर बनी। वो 2 साल मुझे चुनाव लड़ा जी। तो सर कभी ऐसा दौर भी आया जब आपको लगा कि आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? कोई बुरा वक्त ऐसा कभी आया? नहीं, ऐसा समय तो नहीं आया। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूँ वैसे और संघर्षशील आदमी हूँ। और मैंने जब मैं चुनाव पहली बार लड़ा छात्र संघ का, तो पिताजी ने मुझसे कहा था कि भाई हमको तेरे चुनाव लड़ने से, इस आवारागर्दी से हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो 2 बीघा जमीन जुती हुई चाहिए डेली। तो मैं 4-4:30 बजे उठ के पहले जमीन जोतता था हल बैल से, उसके बाद 8-8:30 बजे नहा धो के फिर जाता था कॉलेज। उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, तो इसलिए मैं घबराता नहीं, न मैं हार में न जीत में। परिस्थिति चाहे जो भी मेरे हो। को कैसी ही परिस्थितियां हो, मुझे जीना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ, किसी चीज से नहीं घबराता। और मेरे साथ कितनी ही घटना घट जाए, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सोचता हूँ जो ईश्वर ने दिया है वो ठीक है। अगर नगर निगम के चुनाव की बात करें तो उसमें भी आपका एंड टाइम पे नाम आया था। नहीं, एंड टाइम पे नाम नहीं आया था, मतलब खुलासा जनता के सामने जो है अचानक पार्टी ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। जी। तो वो अब जो भी कारण रहे, पार्टी के क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, क्यों कहा नहीं कहा, ये तो पार्टी बता सकती है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं। मेरे को तो उन्होंने कहा कि आपको देहरादून आना है, तो शुरू में उन्होंने कहा कि आपको दावेदारी करनी है। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, करीब 40-50 कार्यकर्ता थे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। 21 को हमारे वहाँ पर्यवेक्षक आने वाले थे, तो 20 तारीख को 50-60 कार्यकर्ता मेरे घर आए। उन्होंने कहा भाई आप अपना नाम नहीं दोगे तो हम देंगे। और मेरा कभी भी इरादा मेयर लड़ने का रहा नहीं कभी जीवन में, और न मैंने कभी मेयर का टिकट मांगा। फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैंने ठीक है। फिर मैं तब 21 तारीख को वहां गया। अब क्यों कहा नहीं कहा, अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी जाना है। फिर बाद में ये भी हुआ कि नहीं, आपको टिकट नहीं देंगे। ना कोई बात नहीं देंगे, तो ये आपका निर्णय है कि आपको लड़ना है, आपका निर्णय है नहीं लड़ना है। मेरा 2 निर्णय आपके, मेरे तो निर्णय है नहीं। फिर पार्टी ने, लगता आखिरी दिन था वो उसका टिकट का, तो रात 9:30-10 बजे घोषणा हुई, सवेरे हजारों लोग आ गए चुनाव लड़ाने। क्योंकि सर दावेदार तो काफी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपका नाम आया। और अगर विपक्षी की बात करें तो उनका दावेदार तो पहले ही सामने आ चुका था कि कौन लड़ने वाला, जैसे ललित जोशी जी का नाम पहले ही आ चुका था, लेकिन आपका एंड टाइम पे नाम नहीं। देखिए, पार्टी में, कांग्रेस में बहुत सारे लोग दावेदार थे, ऐसा नहीं। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों की इच्छा थी चुनाव लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकता है कई लोगों की इच्छा रही हो, लेकिन जब हमारा नाम आया तो बहुत सारे लोगों ने फिर कहा भी कि नहीं चलो गजराज सिंह जी को दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। और उसका यही कारण रहा कि लोगों ने अपने विवेक से, मन तन मन से चुनाव लड़ाया और हम चुनाव जीते।
तो ललित जोशी जी और आप तो मित्र बताए जाते हैं, मित्र थे कॉलेज के टाइम पे। हाँ नहीं वो तो इलेक्शन के टाइम पे सर कैसा माहौल रहा? नहीं, अच्छा रहा, कोई बात नहीं। जैसे हमने उनका पॉडकास्ट लिया तो पूछा कि राजनीति से हटके और अगर हम पर्सनल लाइफ पे जाए तो मित्रता कैसी चल रही है, तो कह रहे राजनीति अपने साइड और मित्रता अपनी साइड। अरे ठीक है, देखो जो ललित भाई भी हमारे मित्र हैं, यहीं हल्द्वानी में रहते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि हल्द्वानी का ठीक हो, अच्छा हो। हम भी प्रयास कर रहे हैं ठीक हो, अच्छा हो। फिर चुनाव क्या है कि दो दलों के विचारधाराओं की अपनी लड़ाई होती है, और उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, जनता तय करती है। वैसे मेरा अपना मानना रहता है कि मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में दो लोग मुख्य होता है, जनता और नेता। नेता बोलता है, जनता सुनती है, फिर निर्णय करती है कि ये ठीक है या गलत है, और जनता जिसको चुनती है वही नेता हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी प्रकार कोई भी हो, जिस काम में हम हैं, हम हारे या जीते, तो उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे हमारे जो लगभग 11 लोग चुनाव लड़े थे, तो मैं सबसे मिलता हूँ, तो उनसे बातचीत करता हूँ, और उनसे बातचीत करके कहता हूँ कि भाई आप कभी बैठो, भाई आप चुनाव लड़ रहे तो इसका मतलब आपके मन में कोई योजना होगी। भाई आप अगर शहर का, निगम का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके मन में रहा होगा कि मैं बनूंगा तो ऐसा करूंगा। तो मैंने जो आपके सपने वो आप मुझे बताओ, क्या पता मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूं, हो सकता है। तो जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप शहर से प्यार करते हैं। शहर से प्यार करते हैं तो उसकी विकास की आपके मन में कोई योजना होगी, उस योजना को हमें बताइए। हम मेयर बन गए तो हम उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सभी को मैं आमंत्रण देता, ऐसा नहीं। अभी बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि आप इस तरीके से सबसे, मैंने कहा भाई सब लोग इस शहर के हैं, और मैं जब मेरी बैठक भी होती है, बोर्ड बैठक भी होती है, उसमें भी मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, 15-20 दिन का जो चुनाव था खत्म हो गया, अब हर वार्ड मेंबर मेरा अपना इस परिवार का अंग है। वो बातचीत करते हैं, उससे क्या हल निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उसको आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अपना मानना ही है। सर रहने वाले कहाँ के हुए? मैं यही छड़ैल है मेरा घर, ये कुसुमगढ़ा से आगे। सर बात करूँ सर पॉलिटिक्स के अलावा आपको क्या क्या पसंद है? मुझे यही पसंद है, मैं पॉलिटिक्स ही पसंद है। मेरे को आज 36 साल हो गए घूमते हुए। मैं इस प्रदेश के आप ही लगा लीजिए कि लगभग हर ब्लॉक और शहर तक 2-2, 3-3 बार गया हूँ बातचीत करना लोगों से। और मैं आज भी, अगर आप मेरी दोस्ती देखोगे तो 16-17 साल से लेके 25 साल तक की ज्यादा है जी। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की प्रेरणा बनते होंगे। अब ये मैं इस लायक तो नहीं हूँ मैं किसी की प्रेरणा बनूं, लेकिन ठीक है। नहीं सर, अच्छा काम कर रहे हैं आप। हो सकता है आप किसी के आने वाले युवाओं की आप प्रेरणा बने, क्योंकि आप अभी हल्द्वानी के मेयर हैं। अच्छे काम करेंगे। जनता क्या चाहती है? जनता वोट इसीलिए करती है कि जनता के सपोर्ट में जनता जो चाहती है वो काम हो। नहीं, मैं जनता भी चाहती हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि विचारधारा सेम है। हमको जो काम दिया है बिल्कुल हम उसको ईमानदारी से करें। कितना होगा ये भविष्य पे छोड़ दें जी। अभी जैसे आप जिसे गोला नदी कहते हैं, तो वो क्या है कि वो कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध रात्रि नदी है, सिद्ध नदी है। जिस प्रकार से गंगा का अपना महत्व है, गंगा माँ का, उसी प्रकार गार्गी नदी का भी अपना महत्व है। तो उसको गार्गी लोगों के जुबान पर आए तो हमने वहां गार्गी आरती प्रारंभ की। अब और डेली वो आरती होती है। अभी हम कोई घाट नहीं बना पाए, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हमने सरकार को कहा है कि वहां घाट बनना चाहिए, आरती होनी चाहिए, लेकिन हमारी मंशा है कि भाई उसको गार्गी नदी से लोग जाने। अब वो धीरे धीरे लोग उसको पहचानने लगे हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा यार ऐसी आप पत्थरों पे आप आरती करवा देते हो रोज, आपने एक पंडित जी को कह दिया कि आप आरती करो। मैंने भाई ये इतना हो गया ना, उन्होंने कहा इतना हो गया, मैंने बड़ा भी होगा आगे को, क्यों चिंता कर रहे हो, जब इतना हो गया तो और भी होगा। बिल्कुल। तो हम शुरुआत तो करें, शुरुआत थोड़े से ही होती है, शुरुआत तो करें कम से कम, तो उसको कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हम धीरे धीरे चीजों को स्वीकार तो करें कि हम कर रहे हैं करके, तो हम उन चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 10-12 पार्क बना दिए, कई जगह कुछ चीजें बना दी, सड़कें बना दी, आप देखते भी होंगे कई जगह उद्घाटन भी, शिलान्यास भी, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब कितना हो पाएगा वो अलग विषय है। मैं कई बार कहता हूं कि सपने हमेशा देखने चाहिए, और सपने बड़े देखने चाहिए, छोटे नहीं देखने चाहिए।
क्योंकि अगर आप कुछ चीज सपनों में देखोगे नहीं तो फिर आपका लक्ष्य क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो आपको काम करो ना करो, लेकिन सपने जरूर देखने चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो फिर आदमी सोचता है अरे ऐसा कैसे होगा, तो फिर कैसे होगा सोचता है, तो फिर उसकी ओर बढ़ता है, काम करता है। तो ये चीज है। तो मुझे लगता है कि हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम है। ऐसे ही मैं, आप कभी मेरे भाषण भी सुनेंगे तो मैं कहीं भी जाता हूँ, पॉलिटिकल भाषण नहीं देता कहीं भी। आप देखना मेरे जितने भाषण हैं, मैं पारिवारिक, सांस्कृतिक, हम अपने धरोहर को कैसे बचाएं, उन पर भाषण दें। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना तो मैं कहूँ। और लोग कहते भी हैं यार आप ठीक बात कर रहे हो। पॉलिटिकल भाषण होंगे जब चुनाव होगा तो फिर पॉलिटिकल भाषण होंगे, लेकिन अभी हम सामाजिक रहना, लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, भागवत में जाना, रामायण में जाना, वहाँ उस तरीके से परिवारों को बातचीत करना, तो उस बातों को करते हैं। सर, हल्द्वानी की एक और समस्या अब आजकल काफी ज्यादा सामने आ रही है कि फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलिंग। एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जा रही है। नहीं, ये आज की नहीं है, ये पिछले लगभग 20 वर्षों से 15-20 तो सर ये कमी कहाँ पे आ रही है? 15-20 वर्षों से ये काम हो रहा है। कमी इसमें जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं, जो खरीदार हैं उनकी ये कमी दिखाई देती है कि जब उनके संग फ्रॉड होता है तो वो किसी प्रकार भी कंप्रोमाइज करके उसको निपटा लेते हैं। अगर एक बार किसी डीलर को या किसी को ठीक ठाक पनिशमेंट मिल जाए तो दूसरा नहीं करेगा। दूसरी कमी क्या है कि प्रशासन की भी इसमें कमी है, क्योंकि जब जमीन बिकती है, कोई भी जमीन बिकेगी, तो उसमें अमीन से लेकर पटवारी तक के उसकी देखभाल वो होती है, उसको चेक करना होता है। अगर 2-4 लोगों को पनिशमेंट मिल जाए प्रशासन में भी कि भाई आपने गलत कैसे इसको चेक किया। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, अतिक्रमण हटा रहे हैं, कोई बात नहीं, हटना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन जिस मकान का नक्शा पास है सड़क किनारे, तो आप उसको तोड़ रहे हैं। जब उसको तोड़ रहे हैं तो ठीक है, वो तोड़िए आप, लेकिन जिस व्यक्ति ने नक्शा पास किया था वो कहीं भी हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो, उससे भी तो एक बार सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने ये कैसे नक्शा पास किया। अब आप देखिए जितनी भी चीजें टूट रही हैं वो किसी न किसी ने तो बचने दी होंगी, किसी न किसी के राज में तो बसी होंगी वो। बिल्कुल, बिना सपोर्ट के कोई काम तो होता ही नहीं है ना। अभी एक उदाहरण दूं मैं आपको, ऊंचा पुल का उदाहरण था। ऊंचा पुल में एक बिल्डिंग को तोड़ा गया, वो बड़ा वायरल भी हुआ मेरा वो बयान। मेरा है कि मैं बोलता हूं, मैंने फिर वहां पर भी मैंने वो बयान दिया था कि जिस व्यक्ति ने उस नक्शे को पास किया, तोड़ने से पहले उसको बुलाकर उसको पनिशमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो जमीन आज नंबर 2 की है वो कल भी नंबर 2 की रही होगी। भाई जो अतिक्रमण आज है वो कल भी अतिक्रमण में आता होगा, नहीं आता होगा? आता होगा ना। तो दूसरे व्यक्ति ने कैसे उस नक्शे को पास कर दिया? यदि उस व्यक्ति ने नक्शा पास किया है तो आपको नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर उसने गलत अतिक्रमण आप बता रहे हो उसे, तो फिर उस व्यक्ति को पनिशमेंट करना चाहिए जिसने उसको पास किया। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन अपने आप ये सारे फ्रॉड रुक जाएंगे। तो सर आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक अभी भाई हम तो ये एक्शन ले सकते हैं, हड़प। हम तो ये एक्शन ले सकते हैं कि हमको जैसे ही पता चला कि अतिक्रमण में इस प्रकार की बिल्डिंग बननी है, हमने सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम को फोन कर दिया, हमने मान्यवर ये गलत बन रहा है, आप देखिए यहाँ के लोग मेरे पास आए हुए। दूसरे दिन उन्होंने एक्शन ले लिया, तीसरे दिन हमने उनसे खुद ही पूछ लिया कि अगर ये गलत था तो नक्शा पास कैसे हुआ, और अगर नक्शा पास हुआ तो आपने क्यों तोड़ा? नहीं मिले जवाब। तो यही तो सवाल उठ रहे थे बार बार। नहीं, ये मैंने उठाया था, नक्शा पास ये भी मैं है। पहला सत्ताधारी नेता था जिसने इस बात को उठाया, नहीं तो नहीं उठाते हैं लोग। न विपक्ष ने उठाया, मैंने ही उठाया। मैंने कहा भाई अगर नक्शा पास था तो आपने तोड़ा क्यों? बिल्कुल, अगर आपने तोड़ा तो फिर नक्शा पास क्यों हुआ? तो किसी एक को पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। अब जिस दिन वो शुरू हो जाएगा उस दिन अपने आप चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो सर हल्द्वानी को जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की चाह है या राह पे चल रहे हैं, तो क्या क्या हल्द्वानी स्मार्ट सिटी तो बन रही है अभी, लेकिन उतना भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार ठीक हो, चीजें ठीक हो।
अभी जैसे ये जो बड़ी सड़कें उनको चौड़ीकरण का है, अभी यूएसडीपी द्वारा भी कई पाइपलाइन डालना, सीवर लाइन डालना, सड़कें बनाना, वो सारे अभी चल रहे हैं। अब इसमें समय तो लगेगा। अब इसमें मैं आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आपने इतने दिन इस चीज़ों को रखा है, मैं समझता हूँ इसमें समय लगेगा, और समय लगने के बाद मैं समझता हूँ कि उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में धरने प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक कहावत तो सुनी होगी, जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। ठीक इसी तरह प्रदेश की हालत भी दिखाई दे रही है। किसी भी कार्य को कराने के लिए धरना करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो सर ये चीजें कैसे रुकेगी? जैसे हमने देखा था यूके का पेपर भी लीक हो गया था, नकल विरोधी कानून आया था, उसके बावजूद पेपर लीक हो गया था, या फिर आए दिन रोज हल्द्वानी में धरने हो रहे हैं। सर कैसे रुकेंगे? देखिए, हर चीज के लिए कानून बना है, फिर भी फ्रॉड होता है, गलत होता है। अब क्या है कि उसमें मुखिया की मंशा क्या है, तो मैं धामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो बच्चों के बीच में गए, उन्होंने कहा भाई जो आप चाहते हैं वो होगा। पहले उन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसके द्वारा कुछ लोगों को अरेस्ट हुए, अंदर भी गए, पकड़े भी गए, है ना। उसका जब छात्र युवाओं ने कहा नहीं भाई सीबीआई होनी चाहिए, तो भी सीबीआई की भी जांच, वो छात्रों के बीच में उन्होंने कहा भाई हम करेंगे, सीबीआई के लिए भी उन्होंने हाँ कहा। अच्छा, सरकार कर क्या सकती है? सरकार रोकथाम के लिए भी कानून बनाएगी, उसके बाद भी कुछ होता तो उसकी जांच भी करेगी, उसको अरेस्ट भी कराएंगे, उसको सजा भी देंगे। तो जो पहले भी पकड़े गए जो लोग भी हैं जिनके नाम भी आते हैं उनको भी सजा हुई, उनको वो भी जेल के अंदर रहे। अभी दोबारा भी पकड़े गए, छोड़ दिया गया ना दोबारा। नहीं, वो तो फिर कोर्ट का मामला ना, अब उसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती भाई। कोर्ट के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते कि कोर्ट ने क्यों छोड़ा, ये तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने तो नहीं छोड़ा ना, सरकार ने तो अरेस्ट किया। किसी ने कोई गलती की, सरकार ने उसे अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद वो अपनी जमानत पे गया, जमानत उसको मिली या नहीं मिली कोर्ट का मामला है, सरकार तो उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कानून बनता है तो जो तोड़ने वाले लोग हैं उसका वो तोड़ ढूंढते हैं। अब सरकार ने एक कानून बनाया, नकल विरोधी कानून, आपने ठीक कहा कि उसके बाद भी लीक हुआ, तो जो लोग थे उन्होंने उसका भी तोड़ निकाला, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको फिर अरेस्ट किया, दोबारा अरेस्ट किया, वहां तक पहुंचे जहां से वो जो लोग थे उन मेन लोगों तक पहुंचे, उनको अरेस्ट किया, उनको अंदर किया। तो सरकार तो यही कर सकती है, और सरकार ने जैसा युवाओं ने कहा वैसा उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया। उन्होंने भाई हमारे सीएम साहब हमारे खुद चलेगा। तो जहां तक जानकारी है अप्रैल में दोबारा पेपर होने वाले हैं और हाकम सिंह छूट गया, तो जो युवाओं का भरोसा टूटा है वो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे भरोसा करे कि वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उनकी मेहनत सारी वेस्ट हो जाती है। गवर्नमेंट पूरे तरीके से युवाओं के साथ है, इसीलिए नकल विरोधी कानून बना। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार एक प्रोसेसिंग कर सकती है, उन्हें एक प्रोसीजर क्या, उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, उन्होंने कहा भाई अब हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद सरकार को तो आप तब कह सकते थे जब वो उनको नहीं पकड़ते, उस अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार पहुंची, उनको अरेस्ट किया। अभी आगे को भी जो भी एग्जाम होंगे पूरी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ सोचे, मतलब अपना काम करेगी कि भाई किसी भी प्रकार का ना कोई पेपर लीक हो ना कोई नकल हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे, ये सरकार फिर प्रयास करेगी और उसमें वो सफल भी होगी। मतलब बच्चों को भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए सरकार पर, बिल्कुल 100%, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उन्होंने ही सरकार को चुना है, उनका विश्वास था इसलिए उन्होंने सरकार को चुना है। बाकी जो आपने धरने प्रदर्शन की बात की है, ये धरने प्रदर्शन 1 साल पहले प्रारंभ हो जाते हैं। सर ये कहीं राजनीतिक दबाव के चक्कर में या कोई राजनीतिक, मैंने कहा ना 1 साल पहले बहुत सारे धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, और ठीक भी है, विपक्ष का काम भी रहता है, उसको भी चुनाव में जाना है। जैसे हमने कहा कि हम सड़क ठीक करेंगे, हमने कहा हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे इस शहर का, हम तो ये कहेंगे जनता से, अब वो क्या कहेंगे, तो उनको कहने के लिए भी तो चाहिए ना धरना प्रदर्शन, क्या हमने ये किया वो किया, तो इसलिए वो भी कुछ उनको भी करने दो, उनका भी काम है अपना। और जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना सत्ताधारी दल बढ़िया काम करेगा, और मैं तो चाहता हूं कि विपक्ष और मजबूत बने, खूब चीजों को लाए कि भाई ऐसा नहीं हो रहा ऐसा नहीं हो रहा, तो सरकार उनको करेगी। और जिस लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं होता उस लोकतंत्र में फिर
आप भी जानते हैं क्या विपक्ष होता का तो काम ही होता है कि वो मुद्दों को ढूंढ के लाए जो जनता नहीं बोल ये तो सकती, आप वो विपक्ष से बोल जरूर सकते हैं। पूछें, जी आपके वहां कोई भी आए, ये जो धरने प्रदर्शन थे 4 साल पहले से क्यों नहीं स्टार्ट किया? आखिर आपकी नींद जो है 4 साल बाद क्यों खुली? तो इसका सीधा सीधा तो वो केवल चुनाव के लिए इस कामों को कर क्योंकि रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि कुछ लोग ऐसा भी चाह रहे थे कि ये जो UKSSC वाला धरना है वो कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन तक लटकाया जाए, जिससे इलेक्शन में फायदा मिल सके। देखो जी, 2 चीजें हैं। एक तो यहाँ का युवा धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसमें हम उनके साथ, उनका अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की कमियों को उजागर करना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना उनका अधिकार है, उन्हीं के द्वारा चुनी गई सरकार है। लेकिन जो कुछ लोग जो उसमें, आपने देखा होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो दूसरे प्रकार की बातें कर रहे थे। हम जब उत्तराखंड आंदोलन में थे, ये बड़ा गंभीर बात मैं कह रहा हूं, जब हम उत्तराखंड आंदोलन में थे तब भी कुछ लोग नारे लगाते थे दिल्ली दूर और चीन नजदीक है। तो ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक बालिका ने अपने यहाँ, बिटिया ने यहाँ भाषण दे दिया अल्मोड़ा में, समाज को तोड़ने का भाषण। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि सरकार से कोई गलती हुई तो उसको उठाने का, उसके खिलाफ बोलने का पूरा अधिकार यहाँ के युवाओं को है, सारे छात्रों को है और होना चाहिए, और उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं सत्ताधारी होते हुए अपनी मांगों को लेकर क्यों नहीं हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बोलेंगे। लेकिन जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं उनसे भी हमारे युवाओं को बचने का काम चाहिए, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। तो कई आपने देखा होगा उस धरने प्रदर्शन में भी कुछ अलग प्रकार के लोग भी यहाँ घुस आए थे, जो कि इस उत्तराखंड को तोड़ने का काम करना चाहते थे। तो जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, इन पर भाषण दे रहे थे। आपकी डिमांड थी कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है वो नहीं होना चाहिए, उसकी CBI जांच होनी चाहिए। आपने देखा होगा इस पर जो युवा था, जो छात्र थे, जो ओरिजिनल छात्र थे, वो सब इस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं युवाओं से कहता हूं कि आपकी ताकत है, ये आपने सरकार से डिमांड की, सरकार ने आपकी बात मानी, इसका मतलब आप ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई जब वो ताकतवर थे तभी तो सरकार ने मानी। CM साहब खुद गए वहां, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ हूं यार, बताओ क्या करना है। स्वयं गए और जाकर उन्होंने कहा भाई आप CBI जांच चाहते हैं, हम करेंगे, और उन्होंने CBI जांच भी करी, है ना। लेकिन कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम करता है, उससे भी हमारे छात्र छात्राओं को सावधान रहना ही चाहिए। यानी कि युवाओं की समस्याओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। नहीं, राजनीतिक मोड़ भी ठीक है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे भाई। राजनीतिक मोड़ तो ठीक है भाई, कोई कहेगा कांग्रेस अच्छे, कोई कहेगा UKD अच्छे, कोई कहेगा BJP अच्छे, कोई कहेगा सपा अच्छे, कोई बसपा, ये तो राजनीतिक मोड़ ही हो गया। इसके लिए हम भी नहीं कहते, ठीक है, जो जिस दल का है वो कहेगा नहीं हम अच्छे हैं। लेकिन आप समाज को तोड़ने, जैसे आप यहाँ जातिवाद पर भाषण दे दिया उन्होंने, एक बिटिया ने हमारी अल्मोड़ा में, वो ठीक नहीं है। बाकी सब ठीक है, बाकी बसपा अच्छी है कहो, BJP अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, अपने अपने नेता लोग अपने अपने दल की बात करते हैं। लेकिन आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर हमको भी ठीक नहीं लगता। मेरा ये कहने का मतलब है। जी, सब लोग एक हैं, एक साथ रह रहे हैं, ये सब लोग तोड़ने का साथ काम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, मैं जब यहाँ चुनाव लड़ा हूं, मैं सबसे कहता हूं कि आप इस निगम के लिए जब चुनाव लड़े थे तो आपके मन में कोई ना कोई योजना होगी कि सल्दानी को हम इस प्रकार ठीक करेंगे, तो आप आओ ना, बैठो ना, क्या दिक्कत है? चुनाव तो खत्म हो गया। अच्छा सर, चुनाव में एक आरोप आपके ऊपर ये भी लगा था, जो अभी तक भी लगता हुआ है, कि विपक्षी कहता है कि चुनाव में उनके वोटर्स को जो है, उनके मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया था, जिसके वजह से वो चुनाव लड़े थे। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सही कहते हैं, अगर उनको नहीं हटाया होता तो मैं लगभग 24 या 25 हजार वोट से जीतता, मैं बता रहा हूं। अच्छा, मतलब आपने हटा दिया था, इसकी वजह से आप और कम वोट से हाँ, जीते। मैं बताऊं आपको। अच्छा, आप एक बार सूची मंगाइए, मैं उनसे भी कहता हूँ जो इस बात को आरोप लगाते हैं, तो वो विपक्षी कहते हैं हमारे वोटर्स थे, आप कह रहे हैं हमारे। मुझे ये बताइए ना जी कि जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़े, जी, उस वार्ड में मुझे 70% वोट पड़ा, और उस वार्ड में लगभग 200-300 वोट कम, मतलब घट गए थे। तो 300 वोट अगर घटे और मैं 70% मुझे मिला, मान लिया मुझे 300 वोट और पड़ते हुई जो कटे थे, तो उसका 300 का 70% कितना हुआ? 200 वोट मुझे और पड़ता। बिल्कुल, उनको 100 पड़ता, मुझे 200 और पड़ता ना, मतलब आपके वोट और बढ़ हाँ, जाते। मैं तो कह रहा हूं जो भी त्रुटि रही किसी भी स्तर पर रही हो, तो
जितने यहाँ के वार्ड हैं सब वार्ड में वोटों की कुछ था। मेरे वार्ड में लगभग 400-500 वोट कटे। मैं 95% वोट मुझे अपने वार्ड में मिला। आप लगा लो अगर 500 वोट भी कम हुए तो 500 में 95% समझ लो आप। तो जीत हार तो एक मुझे वोट कितना से भी हो मिलता, जाती है। मुझे कितना मिलता। मैं फिर कह रहा हूँ अगर वो सारे वोट उसमें होते मैं लगभग 25,000 वोट से चुनाव जीतता। तो सर जीते जब आप, तो सबसे पहला ख्याल क्या है? कुछ नहीं, काम करना है बस। काम, जो जनता का इतना प्यार मिला काम करना है आपको। बस। हाँ, केवल ये था कि भाई अब काम करना, जनता ने बना दिया है कि काम करना है, बिल्कुल। तो उसी काम पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम पे बयानबाजी काफी ज्यादा हो रही थी। कुछ बयानबाजी आपकी तरफ से सामने आ रही थी, कुछ ललित जोशी जी की तरफ से सामने आ रही थी। तो एक बयान आपका ये भी था कि आपको वनभुलपुरा का वोट नहीं चाहिए। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे और वो बयान आपने क्यों दिया था? मैंने ये नहीं कहा था कि वनभुलपुरा का वोट नहीं चाहिए। मैंने ये कहा था कि जो हल्द्वानी के खिलाफ है, जो हल्द्वानी में दंगा करना चाहते, जो हल्द्वानी की शांति भंग करना चाहते, मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। और मैं केवल फिर आज कह रहा हूं इस बात को, मैंने केवल उसी चुनाव में नहीं कहा, मैं कोई भी चुनाव लड़ूं जो इस शहर के अंदर दंगा करना चाहते हैं, इसके खिलाफ हैं, जो विकास के खिलाफ हैं, मुझे उनका वोट कल भी नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए और कल भी नहीं चाहिए। मुझे केवल उन लोगों के वोटों से चुनाव जीतना है जो लोग हल्द्वानी के विकास के साथ, जो हल्द्वानी की प्रगति के साथ, जो हल्द्वानी में शांति के साथ है। अब उसको किसने कैसे उठाया फिर वो अलग विषय है। तो कई लोग तो ये भी मान रहे थे कि इस बयान के बाद आपको कहीं ना कहीं जीत मिलने में थोड़ी मुश्किल आएगी और ललित जोशी जी को एक तरफा जिता दिया गया था कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन उसके बावजूद आपको इतनी दमदार जीत मिली। तो सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जीत तो उस दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया कि आपको मेयर का चुनाव लड़ना है। क्योंकि जो पूरी पार्टी जो है एनालिसिस करती है, सर्वे कराती है, और उस सर्वे की टीम ने जब प्रदेश को कहा होगा कि यहाँ गजराज सिंह बिष्ट चुनाव जीत सकते हैं, तभी अध्यक्ष जी का फोन आया हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है मेयर का जी। तो मैं तो उसी दिन निश्चित हो गई थी। बाकी किसने क्या कहा नहीं कहा अलग विषय है। सर आपको कितना प्रतिशत लग रहा था कि आपकी जीत होगी? 100%। फुल कॉन्फिडेंस? बिल्कुल। पहले दिन, अगर आप पहले दिन मुझसे मिलती तो मैं आपसे यही कहता कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो सर लेकिन इलेक्शन में तो सब प्रत्याशी यही कहते हैं कि मैं जीतूंगा, लेकिन हार जीत तो सर लगी रहती है। हाँ, नहीं, हार जीत लगी रहती है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था, मैंने जो इन 35-36 वर्ष से जो निकाले हैं अपने जीवन के अनुभव, अपनी अनुभव भी है, अपनी जो जवानी इस राजनीति को दी है, यहाँ के लोगों के लिए मैंने काम किया, लोगों के साथ में सुख दुख में खड़ा रहा हूँ और हमेशा अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए लेकिन डाउन टू अर्थ रहे, हमेशा जमीन पर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ही कोई पद पर रहा हूँ, मैं इस स्टेट में मंत्री मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं इस प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं इस प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ बीजेपी का, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ उत्तर प्रदेश में किसान मोर्चे में, और मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रहा हूँ, मैं बजरंग दल पर कई पदों पर रहा हूँ, और मैं कभी भी अपने पद को लेकर मेरे अंदर कभी अहम नहीं आया, और वही उसका ही फल ये रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो चुनाव लड़ रहे थे उनके भी वार्डों में 70 से 80% तक वोट लेकर आया। अच्छा। हाँ, उसका कारण केवल एक ये था कि हम हमेशा अपने लोगों से अपनों की तरह मिलते रहे, और यही हमारा राजनीति में हम कहते भी हैं, सबसे हम कहते हैं, कोई भी हो हम कहते हैं भाई आप अपनों से अपनों की तरह मिलिए। कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास, मुझे आज भी अच्छी तरह आता है, जब मैं विद्यार्थी परिषद का महासंघ का छात्र संघ महासचिव रहा तो मैं नारायण दत्त तिवारी जी से मिलने गया था लखनऊ, तो उन्होंने मुझे पुकार कर कहा भाई हाँ भाई विद्यार्थी परिषद क्या हाल है तुम्हारे, और मैंने बाबूजी ठीक है। तो यानी अब मेरी पर्ची जाते ही एक कांग्रेस का बड़ा लीडर तुरंत अंदर बुलाता है और कहता है कि हाँ भाई विद्यार्थी परिषद तुम्हारे क्या हाल है। तो वो जो गुण है हमने उनको ऑब्जर्व किया। अटल जी आते हैं नैनीताल में, नरेंद्र तिवारी सीएम होते हैं, नरेंद्र तिवारी कहते हैं भाई ये झील खराब है,
इसको ठीक करना है, 200 करोड़ रुपया चाहिए, अटल जी सेकंड नहीं लगाते हैं, 200 करोड़ रुपए दे देते हैं। हमने उस राजनीति को देखा है कि जहां विकास सर्वोपरि, दल फिर छोटे हो जाते हैं। इसलिए अपने को कोई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास था कि हमें टिकट मिल गया तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और जनता ने करके दिखाया। अब मैं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही जीता हूं, सारे लोग मेरे साथ लगे, सारे लोगों ने अपना सहयोग किया, सब लोग लगे, पत्रकार हो, प्रशासन हो, यहाँ के आम जनता हो, नागरिक हो, यहाँ तक कि मेरे को ये भी कहने में गुरेज जी कि कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने भी मुझे समर्थन किया। बोले नहीं, गजराज सिंह ठीक आदमी है, वो कभी हमसे वैसे बात नहीं करता। तो पार्टी की तरफ आते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी पार्टी जितना काम नहीं करती है उससे ज्यादा उसका प्रचार करती है। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? और कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। भाई आप पत्रकार हो, आपका चैनल चलता है, मैंने कितना आपको चुनाव में दिया आप भी जानते होंगे। मैं तो आपसे शुरू करता हूँ, अब मैं कितना प्रचार में देता हूँ आपको खुद ही पता होगा। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में जी। मेरे से तो कई नाराज भी हो गए थे बेचारे, कहीं मेरे पास पैसा ही नहीं था भाई, क्योंकि अपना कोई काम धाम तो है नहीं। पत्नी टीचर है, जैसा आपने बताया वही काम चलाती है, घर का चलाती है, न नेता वाला बैकग्राउंड है, न पैसा है, न कुछ है, तो हम कहाँ से पैसा खर्च करेंगे। हाँ, हमारे पास एक ही पूंजी थी, प्रेम की। तो जितने लोग हल्द्वानी शहर में रहते हैं, हम हमेशा हमेशा, आज नहीं, हमेशा जब भी वो हमें मिला, हम प्रेम से उनसे मिले, बिल्कुल सर, प्यार से मिले, इज्जत से मिले, सम्मान से मिले। कभी हमने किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, किसी भी दल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता आपसे, किसी जाति धर्म दल संप्रदाय का व्यक्ति आपसे आकर ये नहीं कह सकता कि गजराज सिंह बिष्ट ने हमसे बदतमीजी की। आज तक अपने रिकॉर्ड रहा जी। तो वही सम्मान हमने दिया, सम्मान लोगों ने हमको लौटा दिया। बिल्कुल सर। तो सर ये तो रही नगर निगम चुनाव की बात, लेकिन अब अगर देखेंगे आप, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और प्रदेश में इसकी हलचलें काफी तेज हो गई हैं। दिन पर दिन जो है कम होते जा रहे हैं और चुनावी माहौल जो है गर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को क्या विधायक के रूप में देख रहे हैं? मैं 2002 से लगातार अपनी पार्टी से विधायक की दावेदारी कर रहा हूँ और विधायक का टिकट मांग। 2002 से 7 तक हमने 2002 और 2007 वाले चुनाव में हल्द्वानी से टिकट मांगा और नहीं मिला हमको। हमने कहा ठीक है भाई, पार्टी का निर्णय है। फिर 2012 में हमने कालाडूंगी टिकट मांगा, 2017 में कालाडूंगी टिकट मांगा, 2022 में टिकट मांगा, तब भी हमको नहीं मिला। हमने ठीक है, पार्टी का निर्णय है, इच्छा तो है, इससे कोई संकोच नहीं है कहने में। बाकी पार्टी का क्या आदेश होगा, पार्टी क्या निर्णय लेती है 2027 में, तो देखेंगे उस वक्त। तो क्या लगता है सर, आपको इस बार टिकट मिलेगा? मिलना तो चाहिए। तो जैसे अभी आप मेयर हैं, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, बाई चांस सोचिए आपको विधायक का टिकट मिल जाता है, तो सर क्या करेंगे क्या कहते हैं हल्द्वानी शहर के लिए? और अगर बात करूं आपकी एक्साइटमेंट क्या होगी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं इतने समय से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं विधायक के टिकट के लिए, तो जब मिलेगा तो वो मोमेंट क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, उल्लास होगा, खुशी होगी। पार्टी का धन्यवाद भी करेंगे, ये तो कोई शक ही नहीं है इसमें। बिल्कुल। आपके माध्यम से भी मैं कहता हूँ कि हमारे जो स्वर्गीय माता पिता है, हमारा परिवार है, उन सब की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ सबका, कि उन्होंने एक छोटे से गांव से आकर मुझे यहाँ इस शहर का, इतने बड़े शहर का मेयर बना दिया, प्रथम व्यक्ति बना दिया। तो वो तो मैं जिंदगी भर उनका शुक्रिया अदा ही करूँगा। और अब क्या कर सकता हूँ ये भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा उनके लिए, लेकिन ये तो उनके लिए धन्यवाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जैसे आदमी को इस शहर का प्रथम व्यक्ति बनाया, मेयर बनाया। तो इसके लिए तो मैं हमेशा जीवन भर हल्द्वानी की जनता का ऋणी रहूंगा, हमेशा जीवन भर। तो सर आप खुद को पार्टी का नेता मानते हैं, सिपाही मानते हैं? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते हमने जी सन 88 से काम प्रारंभ किया है और आज तक करते आ रहे हैं। और पार्टी की खुशहाली के लिए, पार्टी के विकास के लिए, पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ेगी, पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। मेयर बनने के बाद भी हम हमेशा पार्टी का विकास की सोचते हैं, पार्टी किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार पार्टी का और हम आगे बढ़ाएं, उसके बारे में लगातार बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं।
और जो भी हमको काम मिलता है पार्टी द्वारा उसको हम करते हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार विधानसभा में दावेदारी आपकी पक्की है? नहीं, दावेदारी मेरी 2002 से है, इस बार नहीं जी। मैंने कहा ना 2002 से। आशा करते हैं सर इस बार आपको टिकट भी मिले। और आपका धन्यवाद। आपके मुंह में गुड़ शक्कर घी। तो सर जैसे आपने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि हर साल जैसे बरसात में जल भराव की स्थिति पैदा होती है, तो इससे निपटने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? क्या नाम, मैं कहता रहा हूँ कि उतना इस बार हम 50-60% तक उसको कम लेकर आए, और कोई आपको कोई भी मुख्य समस्या कोई भी गलत चीजें आपको सुनने को इस बार नहीं मिली होगी। बिल्कुल। हाँ, और उसमें आगे को और काम कर रहे हैं, उसको हम अगली बरसात तक 90% तक ले आएंगे, ये गारंटी है मेरी जी। उसी पे काम कर रहे हैं हम। तो जैसे बजट 2026 आ चुका है, हल्द्वानी स्मार्ट सिटी की नज़र से आप देखते भी हैं, इस पे काम भी किया जा रहा है, तो बजट 2026 आने से हल्द्वानी को क्या क्या फायदा मिलने वाला है? अब देखो कितना क्या मिलता है, कैसे मिलता है, पैसे मिलेंगे उसके बाद ही उसको बता सकता है किस प्रकार से क्या करेंगे। हमने बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास भेजी हैं, हम क्या क्या करना चाहते हैं वो सारी की है। मैं तो इसमें अगर आपने वो घोषणा पत्र लिखा हुआ तो उसमें हमने ये भी कहा था कि हम छात्राओं के लिए छात्रावास बनाएंगे, और वो हमारी आवाज़ मोदी जी नहीं सुन रही कि हर जिले में एक छात्रावास बनेगा। हो सकता है वो बजट आए तो उससे बनाए। वो तो मैंने कहा ना कि अगर आपकी मन साफ हो, आपकी नीयत साफ हो, तो वो काम अपने आप हो जाता है। अब हम तो उसको केवल हम कह पाए थे कि हम इसमें कर रहे हैं, हम उसमें सोच रहे थे किस प्रकार छात्रावास बनाएंगे, तो वहां से मोदी जी का आ गया कि हर जिले में हम छात्रावास बनाएंगे। बिल्कुल। तो बड़ा शहर हल्द्वानी, मुझे लगता है हल्द्वानी में बनेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सर आशा करते हैं ऐसा हो। है नहीं जी। तो अगर आपका मन साफ हो तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। बिल्कुल सर, अगर आप जनता के लिए सही सोच रहे हैं तो वो काम आगे होता भी है, और जनता भी आपके ऊपर लगातार भरोसा करती है। सर एक मुद्दा ये भी था कि गैरसैंण को राजधानी अभी तक घोषित नहीं किया गया, जैसे देहरादून को टेम्पररी राजधानी बनाया गया है, तो सर क्या मुश्किलें आ रही है गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने में? जिस दिन मैं राजधानी बनाने लायक बन जाऊंगा सर आपके नजरिए से क्या कमी लग रही है आपको? अब मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में क्या है, लेकिन यह है कि हमारे जो पूरा उत्तराखंड है उसकी भावनाएं गैरसैंण से जुड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। छोटा स्टेट है, बहुत ज़्यादा यहाँ की इनकम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, और बार कई बार हम बातचीत में आप सोशल मीडिया और ये मीडिया के माध्यम से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि कई बहुत सारी कमियां वहाँ भौगोलिक स्तर से, भूगर्भीय स्तर से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो एक बड़ा विषय है और उसमें मैं उत्तर दूं उसका मुझे अधिकार भी नहीं है। उसमें मेरे या तो सीएम उत्तर दे सकते हैं या पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दे सकते हैं। सरकार इन 25 सालों में कई चीज़ें उन्होंने सरकार ने की है, बहुत सारी चीज़ें की भी हैं। आज केदारनाथ तक, बद्रीनाथ तक अच्छी सड़कें बन गई, आज आपके ओमकार पर्वत तक सड़क बन गई है। ये भी एक विकास का एक अपना नया नज़रिया है। और आज मैं समझता हूँ कि पिथौरागढ़ जैसी जगह पे, अल्मोड़ा जैसी जगह पे, इतने सुदूर स्थानों में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अल्मोड़ा में प्रारंभ भी हो गया, पिथौरागढ़ में भी बन रहे हैं। यानी हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो क्योंकि बहुत से पहाड़ी जगह ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं पहुंच पा रही है। देखिए सड़कों के लिए तो मैं माननीय खराब होती जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से। अटल जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उस योजना के तहत इस प्रदेश में मैं समझता हूं कि आज आप कह तो रही हैं इस बात को, लेकिन आज की डेट में मैं समझता हूं कि लगभग 90% तक गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। और उस योजना का बहुत बड़ा सहयोग इस काम में उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड के जितने भी अपने पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तराखंड के पास छोटा राज्य था, बहुत आर्थिक रूप से सशक्त है नहीं, और अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं होती तो आज भी हम 30-40% तक पहुँचते। लेकिन प्रधानमंत्री जो अटल जी ने प्रारंभ किया वो काम ऐसा था कि मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर साबित हुआ पूरे उत्तराखंड के लिए, और 90% तक गाँव आज सड़कों से जुड़ चुके हैं। आज आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी गांव में आप चले जाइए, ठीक है कि वो हाईवे नहीं बना होगा, बहुत बढ़िया सड़क नहीं, लेकिन सड़क आपको गांव में लगभग दिखाई दी। तो श्रद्धेय अटल जी का। लेकिन आज भी खबरें आती हैं कि अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो किसी को कंधे पे ले जाना पड़ता है, किसी को डोली में ले जाना पड़ता है। वो तो ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तोक होता है, जहां सड़क बनाई ही नहीं जा सकती, ऐसे भी पहाड़ हैं जो सड़क से दूर है, थोड़ा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर दूर है,
अब उन्हीं की वो चीजें बनकर आती है। लेकिन फिर भी वहां तक भी हम पहुंचे, ये उत्तराखंड को समझना चाहिए और उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें तो है। मैंने कहा ना कि हम बहुत प्रगति के मार्ग पर हैं, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। हम अभी पूरा नहीं कर पाए। मैंने अटल जी का भी जब जिक्र किया कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई, चलाई, उससे भी 90% अभी हम गांव जो, मैंने कहा ना अभी 10% अभी भी हैं जो अभी सड़क से जुड़ने हैं, लेकिन उस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है जुड़ेंगे, वो भी सब आएंगे। और जैसे अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में, सुदूर जिला है, इस प्रदेश का आखिरी जिला है पिथौरागढ़, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनना है। तो मेडिकल कॉलेज बनने से, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बनने से तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में जो क्षेत्र है उसमें सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, तो होगा ही होगा। तो ये चीजें कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं अपना काम। स्मार्ट मीटर पे आते हैं। स्मार्ट मीटर की स्कीम आई, डिजिटल करने की कोशिश की गई, काफी अच्छा। आपने भी अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाया, उसका भी वीडियो जारी हुआ, लेकिन उसके बाद विरोध देखने को मिला कहीं ना कहीं। जनता का जगह जगह पे पुतले फूके गए, स्मार्ट मीटर तोड़े गए। तो सर क्या वजह रही? और कहीं ना कहीं ये खबरें भी सामने आई थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों का लाखों में बिल आ रहा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। नहीं, लोगों का नहीं आ रहा था, कुछ लोग का, लोगों का नहीं आया, कुछ लोग, 1 या 2 4 5। जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं, कभी भी आए, उनमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी किसी चीज में रह जाती है। स्मार्ट मीटर भी मैं तो लगभग मुझे लगता है 7-8 महीने हो गए, 9 महीने, मेरा तो आज तक नहीं आया इतना बिल। जितना आता मैं भरता हूँ उतना। और मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में स्मार्ट मीटर लगे। तो आपने 2 या 3 के अलावा कभी नहीं सुना होगा लाखों में आ गया रुपया। तब वही है ना, एक 2 या 3 या 4 आती है तो काफी आप प्रभाव समझिए डालती मैं क्या कह रहा हूँ। जब पहले ये जो मीटर लगे थे हमारे घरों में, जो पहले वाले लगे थे, उसमें भी कुछ मीटरों में आई गड़बड़, फॉल्ट आया था। है क्या कि जब हम आगे बढ़ते हैं, अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल का जितना बच्चों को लाभ है, नुकसान भी है। स्कैम बढ़ गए, स्कैम भी बढ़ गए, नुकसान भी है, दोनों चीजें है ना। तो स्मार्ट मीटर का भी लाभ भी है और कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जा रही तो नुकसान भी हो जा रहा है। अब इसमें जो मीटर तोड़े गए, अगर आप उनसे एक बार बैठाइए इस स्टूडियो में, उनसे पूछे भी आपने क्यों तोड़े, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों तोड़े का जवाब वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खाली विरोध करना। जो विरोध कर रहे थे वो भी विरोध का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मैं कहता हूँ मैंने खुद लगाया स्मार्ट मीटर। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब आती है, किसी न किसी पीस में, किसी उसमें खराबी हो जाती है। मैंने कहा ना हजारों लगे हैं ना, हजारों। आपके वो कितनों की खबर आई, लाखों में, 2 3 4 5। उनका क्या प्रतिशत रहा? 1% भी नहीं रहा है। अब वो हर चीज में हो, लेकिन उतनों के लिए कई जिलों में ये विरोध देखने को मिला। अब भाई मैंने कहा ना कि करना है, कुछ तो करना है ना। अब कुछ करना है, हाईलाइटेड रहना है, कुछ तो करना ही है, तो ये करना ही है। लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्यों कर रहे हैं हम। अब वो 1-2 का नाम ले लेंगे, भाई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा। हम भी कह रहे हैं हुआ था ऐसा, मेरे पड़ोस में हुआ था ऐसा। हम घर गए, बातचीत की, दोबारा आए, ठीक हो गया। वो 1 0 बढ़ गया था, कोई किसी कारण से जो भी था तो ठीक हो गया वो। अब इसके लिए आप पूरी व्यवस्था को दोषी ठहरा देना वो भी ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। रैपिड फायर राउंड है एक, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। विकास में सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति या अफसरशाही? मनसा। अच्छा, इच्छा शक्ति जी। आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं। क्या नगर निगम पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है? मुझे तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल मुक्त है, और मैं तो कम से कम बिल्कुल मुक्त हूं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है या जनता को गुमराह करने का हथियार? नहीं, राजनीति करने का हथियार है, गुमराह करने का तो नहीं। आरोप तो राजनीति चलती इससे ही है। राजनीति करने का उनका सबका अपना अधिकार होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कि थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ये 3 शब्द अगर उनको याद रहेंगे तो आरोप भी फिर ठीक तरीके से लगा पाएंगे। सर ऐसा तो कई बार होता है कि कोई कुछ भी बोल जाता है, उसके बाद फिर बयान वायरल हो जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ,
इन 3 शब्दों को समझ ध्यान गए। रखेंगे बिल्कुल। तो फिर ये कभी दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा कि मैं ऐसा नहीं कहा था, वैसा नहीं कहा था। क्या सिस्टम में ईमानदार अफसर टिक पाते हैं? बिल्कुल टिक पाते हैं। ईमानदार अफसरों की वजह से ही पूरा प्रशासन चल रहा है। पूरे देश का शासन इसलिए चल रहा है कि ईमानदार अफसर हैं, और वर्तमान में भी। ईमानदारी है तभी काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। कौन सी शिकायत रोज रोज सुनते थक गए हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाए? नहीं, ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल हल्द्वानी में से कुछ मतलब ऐसी कोई शिकायत। आपके नजरिए से हल्द्वानी की सबसे बड़ी समस्या? हल्द्वानी की सबसे बड़ी समस्या यही है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है क्या? क्योंकि देखिए, आप तो काम तो जिस पर बहुत हम सी काम चीजों कर में रहे हैं कर ना, रहे हैं। जिस पर हम काम कर रहे हैं वही जी। सबसे बड़ी समस्या है। उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। घोषणा पत्र लिखना आसान होता है या उसको पूरा करना? दोनों। लिखना भी आसान है और उसको पूरा करना भी आसान है, अगर चाह हो तो। इच्छा शक्ति हो तो। एक साल में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? कोई ऐसा मुद्दा हल्द्वानी में हुआ हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। गुस्सा आता ही नहीं मुझे। हंसमुख इंसान। गुस्सा नहीं आता मुझे। बिल्कुल सर। एक फैसला जिस पर आज भी आप गर्व महसूस? माँ का फैसला था। माँ ने कहा तू चुनाव क्यों हारा, जीतना चाहिए, तो आज मैं मेयर बन गया। एक चीज जो राजनीति छोड़ने पर मजबूर कर सकती है इन फ्यूचर कभी? ऐसी कोई चीज नहीं, सर आपको तो वैसे भी राजनीति से काफी ज्यादा लगाव है। ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि जो आपको अपने काम से हटा दे। मैं वास्तव में कह रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं तो भी लोग रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप सिस्टम के खिलाफ काम करने में तब डरते हैं जब आपकी मंशा ठीक ना हो। पिछले 1 वर्ष में आपने मेरे कई बयान देखे होंगे, तो मैं सिस्टम के खिलाफ भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता हूँ। बस ये है कि उतनी आपको ताकत चाहिए, उतनी दृढ़ संकल्प चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और अगर हम किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ये मान के चलें कि हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो गलत काम हुआ है। तो गलत का साथ, इसलिए हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ये भी एक बड़ी बात। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आपने इस पर बयान नहीं दिया। अगर मैं बयान नहीं दे रहा हूं तो इसका अर्थ है उस विषय पर मैं गलत के साथ नहीं हूं, मैं ठीक के साथ हूं। इसलिए मैं बोल तो नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे मन में है कि ये ठीक नहीं हुआ। तो आप पत्रकार हैं, आप 1 साल में जितने मैंने जिन विषयों पर बयान नहीं दिए, आप ये समझ लो कि मैं उसमें ठीक के साथ था, गलत के साथ नहीं था। बिल्कुल सर, समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें समझ रहे हैं। एक काम या एक वादा जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं लेकिन आगे के 4 वर्षों में आप पूरा करके दिखाएं। अभी बहुत सारे वादे नहीं कर पाया हूं पूरे। बहुत सारे वादे मैंने किए हैं, बहुत सारे मैंने निर्णय लिए हैं, बहुत सारे मेरे इच्छाएं हैं। अभी तो केवल योजनाएं बनाई हैं, और 1 साल के अंदर बहुत सारी योजनाओं पे हम इम्प्लीमेंट भी किया है, बहुत सारी योजनाओं पे आगे हम करेंगे भी जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि आगे के 4 साल में आप हल्द्वानी के लिए कौन कौन से बड़े काम करने वाले हैं और विजन क्या रहेगा? वही बात करूं महिलाओं के लिए स्पेशल आपने क्या सोचा? मैं फिर कहूंगा कि जो तीनों चीज हमने पहले कही थी, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे हम, कि हल्द्वानी को सुंदर भी बनाना है, विकसित भी बनाना है और सुरक्षित भी बनाना है। और मैं समझता हूं कि इन सब तीनों ही कामों के लिए पूरे निगम की जितनी भी जनता है, प्रत्येक व्यक्ति का मुझे सहयोग चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग इस रूप में कि मेरे कई निर्णयों से आपको हो सकता है कि कष्ट हो, उस कष्ट में भी आपने मुझे सहयोग करना है, तभी हम किसी चीज को ठीक कर पाएंगे। अभी जैसे मैं छोटा उदाहरण दे दूं, शहर में बहुत सारे फोन्स आते होंगे, आपको भी आते होंगे, आप वहाँ रिपोर्टिंग भी करते होंगे कि साहब सड़क खुद गई, हम गिर गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जब कोई काम होता है, ठीक काम होने के लिए कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं, कुछ दिन कुछ माह आप इन कष्टों को सहन करें और निश्चित रूप से हम ठीक हल्द्वानी बने। उस दिशा की ओर हम केवल कह नहीं रहे, उस दिशा की ओर हम बढ़ भी रहे। और मैं समझता हूं कि अगले 1 वर्ष में अभी हम केवल अगर मैं पूरी ऑल ओवर अगर मैं खुद ही कहूं तो हम केवल 20, 25, 30% काम कर पाए, और लेकिन योजनाएं बहुत बड़ी।
उन योजनाओं पे जब हम सफल हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि गजराज सिंह बिष्ट ने ठीक कहा था। और आपके माध्यम से किसी भी दल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चुनाव लड़ा हो न लड़ा हो, जो भी राजनीति करता हो, सबके सुझाव आमंत्रित है इस हल्द्वानी के विकास के लिए, सब लोगों के। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सबको विश्वास करना चाहिए कि आप जो भी सुझाव देंगे और जो मुझे लगेगा कि हाँ हल्द्वानी शहर के लिए ठीक है, तो उनको करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। सुझाव पे काम किया जाएगा। बिल्कुल। और एक बात आपने बहुत सही बोली कि अभी इस वक्त पूरा हल्द्वानी कहीं ना कहीं खुदा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए इस वक्त हल्द्वानी की सड़कें खुदी है, उस पे काम चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या तो देखने को मैंने मिली। ये बीच चुनाव में भी इस बात को कहा था और मैंने अपने भाषण में कहा था इस बात को। मैंने कोई दुराव छिपाव नहीं रखा। आप मेरे भाषण उठा के देखिए, मैं चुनाव से पहले भी कहा था ये सड़कों को खोदा नहीं, ये खुदी नहीं है, मैंने हमने खोदा है इनको। मैंने उस वक्त मैंने कहा सरकार ने खोदा है भाई, हमने खोदा है इन सड़कों को, ताकि आपके लिए सीवर पड़ सके, ताकि आपके लिए पाइपलाइन पड़ सके, ताकि आपके लिए सड़क बन सके, इसलिए खुदा। आज भी जितनी सड़कें खुदी हैं इसलिए नहीं खुदी हैं कि हमको शौक है आप वहां पर आपको कष्ट हो, केवल इसलिए खुदी हैं कि वहां सीवर लाइन पड़नी है, वहां पाइपलाइन पड़नी है, वहां सड़क बननी है। तीनों चीज होंगी, ये आप विश्वास करिए। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हल्द्वानी की जनता को फिर कह रहा हूं कि आप विश्वास करिए, ये काम होना ही होना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जनता को थोड़ा संयम बना के रखना। बिल्कुल, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। अब इतने साल हमने जब चीजें देख ली हैं तो कुछ माह और सही, कुछ दिन और सही। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मुझे पता है कि आपको कष्ट हो रहा है और बहुत सारी चीजें आप दिक्कतों में हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप कुछ माह मुझे और दीजिए। और जितनी सड़कें अभी खुदी हैं, मुझे लगता है कि बरसात आने से पहले पहले तक इस सब सड़कों को हम बना भी लेंगे। अभी लगभग मेरे ये जो बरसात गई है उसके बाद ही 1-8-1.5 महीने में मैं समझता हूँ 30-40% सड़कें और बन गई, लगभग बनी है, जिनमें काम पूरा भी हो गया। तो इसलिए अपना तो इतना ही कहना है कि आप धैर्य रखिए, निश्चित रूप से एक अच्छी हल्द्वानी, सुंदर हल्द्वानी बना के हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए, बैठाने के लिए और हल्द्वानी की जनता की बात को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार आप बुलाते रहें, इसी प्रकार हम आते रहें तो आप इसी प्रकार प्रगति करते रहें, बढ़िया आप और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हल्द्वानी। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान, हमारे हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी। तो सुना ही आपने, 1 साल में इन्होंने जिन जिन कार्यों पे काम किया है, हल्द्वानी को विकास की ओर ले जाने का काम किया है। 4 साल अभी बाकी हैं और 4 सालों में भी और क्या क्या काम होने वाले हैं, किस विजन पे काम किया जा रहा है, ये आपने इनके मुंह से आपने खुद ही सुना कि क्या क्या विजन पे काम करने वाले हैं। जो वादे इन्होंने किए थे, वादे पूरे करके दिखाएंगे। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।